आदाब नाजरीन, सुबह का ये वक्त आपकी खबरों के साथ मैं नदीम अकरम पल पल न्यूज़ पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की शुरुआत उन खबरों से जो इस वक्त दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। हमारे पास है गजा से लेकर तेहरान तक की ताज़ा और अहम रिपोर्ट, वो खबरें जो आपकी समझ में इजाफा करेंगी और आपको दुनिया के मौजूदा हालात से वाकिफ रखेंगी। इस वक्त गजा में 398 दिनों से जारी इजरायली बर्बरियत की दर्दनाक दास्तानें, जहां फिलिस्तीनी अवाम पर जुल्म की हदें पार हो चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इजरायली फौज में तुर्की के सिपाहियों की मौजूदगी की खबर, जो गजा पर हमले में शामिल होकर तुर्की के दावों को सवालों के घेरे में ला रही है। आज की हमारी कवरेज में ईरानी राष्ट्रपति का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने अमेरिकी चुनाव के नतीजों को ईरान के लिए बेअसर बताया है और इस्लामी मुल्कों में इत्तेहाद की अपील की है। इसी के साथ हम हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों और इजरायली फौज के ठिकानों पर हुए मिसाइली हमलों की खबर लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इन सभी खबरों पर गहराई से नजर डालते हुए, ताकि आप सुबह की इस घड़ी में हर उस अहम मामले से वाकिफ रहें जो हमारी दुनिया को बदल रही है। वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली फौज में तुर्की के 10,000 से ज्यादा सिपाही, गजा जंग में 65 जवान मारे गए हैं। अल जजीरा की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज में 10,000 से भी ज्यादा तुर्की शहरियत रखने वाले सिपाही मौजूद हैं, जिनमें से 4,000 से ज्यादा फौजी हाल ही में गजा पर हमलों में शामिल हुए थे। इस संघर्ष में 65 तुर्की जवान मारे भी गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने हमेशा दुनिया के सामने गजा के समर्थन का दावा किया है और इजराइल की नीतियों का विरोध भी किया है, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने एर्दोगन के इन दावों को हकीकत के बीच के फासले को उजागर करके रख दिया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने किर्यात याम की तरफ दागे 15 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल के उत्तरी हिस्से से जहां हिजबुल्लाह के किर्यात याम में 15 रॉकेट दागे। इन हमलों में एक रॉकेट ने 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जबकि एक अन्य रॉकेट एक इमारत से टकराया जिसमें भारी नुकसान हुआ। इस हमले के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और सुरक्षा इंतजामात और सख्त कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की ओर से यह हमला मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का एक और बड़ा इशारा करता है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने मिडल ईस्ट में F-15 लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। अमेरिका ने गजा आज मिडल ईस्ट में अपने F-15 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। यह तैनाती में संभावित ईरानी हमले के खतरे के मद्देनजर की गई है, जिससे इजराइल की हिफाजत की जा सके। कान की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने मिडल ईस्ट में सुरक्षा को बढ़ावा देने और इजराइल के बचाव के लिए यह कदम उठाया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही यह तैनाती इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोलैंड की पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगे। कमला हैरिस पर जीत का जश्न। पोलैंड की पार्लियामेंट में एक अजीबोगरीब नजारा देखा गया है, जहां वहां पर सियासी रहनुमाओं ने बच्चों की तरह डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगाए। यह जश्न डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस पर जीत के मौके पर मनाया गया। इस घटना ने पोलैंड की सियासी फिजा में एक नया रंग भर दिया है, जहां अमेरिकी सियासत का असर देखा जा सकता है। ट्रंप के समर्थन में उठती आवाजों से यह साफ हो गया है कि पोलैंड के कई नेता उनकी नीतियों के हामी हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन के लिए ट्रंप की टीम का नया अमन मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक
ट्रंप की टीम यूक्रेन के लिए एक नया अमन मंसूबा तैयार कर रही है। इसके अहम नकात कुछ इस तरीके के हैं। पहला ये कि यूक्रेन की नाटो में शमूलियत को 20 साल के लिए मुलतवी करना शामिल होगा। वहीं दूसरी जानकारी है कि मौजूदा फ्रंटलाइन के साथ एक गैर फौजी जोन का क़याम जहां अमेरिकी फौज तैनात नहीं होगी। तीसरी ये कि अमेरिका की जानिब से हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन इसके बदले कुछ शर्तें भी लागू की जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की टीम समझती है कि पुतिन 20 साल के लिए सीज फायर मान लेंगे, जबकि अमेरिका यूक्रेन को फौजी सामान और हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा, तो शायद वो लोग बाइडेन की टीम से भी बड़े बेवकूफ हैं। पुतिन जैसे सियासी रहनुमा के लिए मंसूबा काबिल कबूल होना मुश्किल लगता है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की जीत में लैटिन अमेरिकी युवा और महिलाओं की अहम भूमिका है। डेर स्पीगल की रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की हालिया जीत में लैटिन अमेरिकी शहरियों, नौजवानों, महिलाओं ने अहम किरदार निभाया है। हालांकि ट्रंप लगातार गैर कानूनी लैटिनो प्रवासियों को निकालने और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार पूरी करने का वादा करते आए हैं। फिर से 45% लैटिन नागरिकों ने उन्हें वोट दिया, जबकि कमला हैरिस को 25% का समर्थन मिला। 2020 में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था, जो इस बार बढ़ चढ़कर के 45% तक हो गया था। उनके वोटर्स में ट्रंप ने अपनी पकड़ को 11% अंक तक मजबूत किया, जबकि सबसे बड़ी उम्र की श्रेणी 45 से 64 साल में उन्होंने 1% से बढ़कर 8% तक वोट हासिल किए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को महिलाओं में पुरुषों से भी ज्यादा समर्थन मिला है, जबकि कमला हैरिस ने अपने अभियान में गर्भपात के मुद्दों पर महिलाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। इसके अलावा ट्रंप का समर्थन उन लोगों में भी बढ़ा है जो कॉलेज की तालीम नहीं रखते हैं। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप की टीम से जुड़े मुस्लिम मामलों के नुमाइंदे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बुनियाद रखने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप जल्द ही क्षेत्रीय मसलों को हल करना शुरू करेंगे, यहां तक कि व्हाइट हाउस में दाखिल होने से पहले ही वो इस दिशा में कदम उठाने का इरादा रखते हैं। ट्रंप का यह कदम मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए माना जा रहा है, जिसमें ईरान के साथ होने वाली मुमकिन न्यूक्लियर डील अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जायोनी पार्लियामेंट में पास हुआ विवादित कानून। फिलिस्तीन की मजम्मती कमेटियों ने इजराइल की जायोनी पार्लियामेंटों में पास हुए उस कानून की सख्त मजम्मत की है जो फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के परिवारों को जबरी तौर पर निकालने की इजाजत देता है। यमन के अल मसरिहा न्यूज ने खबर दी है कि इस कानून को फिलिस्तीन में जुल्म, नस्लकुशी और सफाया करने की पॉलिसी का हिस्सा करार दिया गया है। गुरुवार को हुए वोटिंग में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के मेंबर्स की हिमायत से यह कानून 61-41 के वोट से पास हुआ। इस कानून के तहत जो लोग कब्जाशुदा इलाकों में रहते हैं उन्हें 7 से 15 साल तक बेदखली की सजा हो सकती है, जबकि गैर रिहायशी लोगों के लिए यह सजा कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल हो सकती है। अगर यह कानून लागू होता है तो इसका असर मुजाहिदीन के करीबी रिश्तेदारों, खासकर पहली नस्ल के रिश्तेदारों पर पड़ेगा। इसके साथ ही इजराइल के औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के साथ भी अपने ताल्लुकात को खत्म करना शामिल रहेगा। वहीं आप नाज़रीन नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्ला का फिलिस्तीन में इजरायली फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमला जारी है। लेबनानी हिजबुल्ला मजहमती तहरीक ने इजरायली कब्जाशुदा उत्तरी फिलिस्तीन में इजरायली फौज के अहम ठिकानों पर जम करके बमबारी की है। इजरायली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक गुरुवार को दर्जनों मिसाइलें लेबनानी सरहद से फिलिस्तीन के कब्जाशुदा उत्तरी हिस्सों की तरफ दागी गई। मिसाइल हमलों के बाद उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर इमरजेंसी सायरन बजाए गए, जिससे अवाम में खौफ है और खलबली का माहौल पैदा हो गया है। हिजबुल्ला ने पहले भी उत्तरी कब्जाशुदा इलाकों में फौरन के रणनीतिक तौर पर अहम फौजी अड्डों पर हमला किया था।
ये हमले गाजा फिलिस्तीन मजहमत के साथ यकजहिती के तौर पर और लेबनान में जायूनी जुल्म का जवाब देने के लिए किए गए हैं। गजा में मरने वालों की तादाद 43,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि लेबनान में 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुती लीडर अब्दुल मलिक अल हुती का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली फौज की नाकामी और फिलिस्तीनियों पर जुल्म। यमन की हुकूमत में शामिल हुती अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल हुती का कहना है कि इजराइल का मजहमती लड़ाकों के खिलाफ फौजी मुकाबले में कोई कामयाबी नहीं मिली है। इस नाकामी के चलते इजरायली फौज ने अब बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें अपने घरों से निकालने पर मजबूर किया जा सके। यमन के अल मसरीहा न्यूज़ के मुताबिक इरना ने गुरुवार को यह बयान जारी किया कि अब्दुल मलिक अल हुती ने बताया है कि पिछले हफ्ते में इजराइल से 30 से ज्यादा सामूहिक कत्ल किए गए, जिनमें से 1300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। हालिया तनातनी में उत्तरी गजा पट्टी में 2000 से ज्यादा फलस्तीनों को शहादत हासिल हुई है और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं। इजराइल ने गजा में खाद्य और चिकित्सीय सहायता के दाखिल पर पाबंदी लगा रखी है, जिससे उत्तरी इलाके के बाशिंदों को बमबारी, कत्लो गारत और भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी चुनाव का नतीजा ईरान के लिए मायने नहीं रखता। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने गुरुवार को तेहरान में बयान देते हुए कहा कि अमेरिकी सदारती चुनाव में कौन जीतता है, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम अपने आंतरिक ताकत पर भरोसा करती है और अपनी अजमत पर फख्र करते हैं कि पेजेश्किन ने बताया कि ईरान के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में कोई पाबंदी नहीं है। ईरान के लिए इस्लामी और पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। राष्ट्रपति ने अपने बयान में इस्लामी मुल्कों के बीच इत्तेहाद और यकजहिती पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी दुनिया के तमाम मुल्क आपस में भाईचारे और इत्तेहाद के साथ खड़े होते हैं तो जायूनी निज़ाम को मजलूम फलस्तीनी और लेबनानी अवाम के खिलाफ जुर्म करने की जुर्रत नहीं होती। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलिस्तीनी मजहमत इजरायली जासूस ड्रोन पर कब्जा किया है। फिलिस्तीनी मजहमती ग्रुप ने ऐलान किया है कि उन्होंने कब्जाशुदा फिलिस्तीन में एक इजरायली जासूसी ड्रोन पर कब्जा कर लिया है। अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड्स ने बयान में कहा कि उन्होंने ईवो मैक्स नामक इजरायली मिलिट्री ड्रोन को काबू में कर लिया है, जो गजा पट्टी में जासूसी मिशन पर तैनात था। इरना ने फिलिस्तीनी टुडे के हवाले से यह खबर दी। उधर इजरायली कब्जा फौज ने 24 घंटे में दूसरी बार तुलकराम शहर और उत्तरी वेस्ट बैंक के शरणार्थी कैंप्स पर हमला किया, जिससे फिलिस्तीनी मजहमत लड़ाकों के साथ सख्त मुठभेड़ हुई है। अलमायदीन के मुताबिक तुलकराम के मुर्बा हमूद इलाके में मजहमत लड़ाकों और इजरायली फौज के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है, जबकि इजरायली फौज ने तुलकरम में नूर शम्स कैंप पर नजर रखने के लिए छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं। इसी दौरान इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने तुलकरम में अल हमाम इलाके पर हमला किया है, लेकिन टारगेट्स किसी तरह इन हमलों से बाल बाल बच गए। मजहमत लड़ाकों ने कामयाबी से एक धमाका कर इजरायली मिलिट्री बुलडोजर को निशाना बनाया और एक विस्फोटक डिवाइस मुर्बा इलाके में मिलिट्री गाड़ी पर दागी, जिससे इजरायली फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नाज़रीन। आयतुल्लाह अली खमेनी का बयान सामने आया। हिजबुल्लाह और मजहमती शहीदों ने इस्लाम की अजमत और ताकत को बढ़ाया है। तेहरान में गुरुवार को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के आर्किन के साथ मुलाकात में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने मजहमती शहीदों की याद में उनके योगदान को सराहा है। असेंबली के अराकीन ने पहले दिन में इस्लामी जमहूरिया के संस्थापक इमाम खुमैनी के मज़ार पर जाकर उनके और आयतुल्लाह खमेनी के नज़रियों के प्रति अपने वफादारी का खुलकर इजहार किया। आयतुल्लाह खमेनी ने इस मौके पर लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर
सैयद हसन नसरल्ला, हमास के लीडर इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार और ईरानी फौजी कमांडर अब्बास निलफरोशन के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन शहीदों ने इस्लाम की इज्जत में इजाफा किया और मजम्मती महाज को मजबूती दी। उन्होंने कहा कि नसरल्ला ने शहादत का सपना पूरा किया, लेकिन अपनी जाबाज के जरिए हिजबुल्लाह को एक लंबा और मजबूत इरसे का वारिस बना गए। हिजबुल्लाह नसरल्लाह की दूरअंदेशी, सब्र और अल्लाह पर ईमान की वजह से एक छोटे से ग्रुप की एक बड़ी ताकतवर तंजीम में तब्दील हो गया है। आयतुल्लाह अली खमेनी ने उन लोगों की आलोचना की जो लेबनान और दूसरे जगहों पर यह मानते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग गलत फहमी का शिकार हैं। हिजबुल्लाह ताकतवर है और अपनी मज़ाहमत जारी रखे हुए है। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के लोग अपनी रूहानी ताकत और बुलंद करने के हौसले के साथ मैदान में मौजूद हैं। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। गजा में 398 दिन इजरायली नस्लकुशी के, इजराइल की तरफ से 398 दिनों से जारी नस्लकुशी के हालात भी खराब हो गए हैं। पिछले 48 घंटों में इजरायली कब्जा फौज ने गजा पट्टी में 6 बड़े कत्लेआम अंजाम दिए, जिनमें 78 फिलिस्तीनियों की शहादत हुई और 214 अन्य लोग जख्मी हालात में अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। गजा के वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर पिछले साल से अब तक गजा में इजराइल के हमलों में 43,469 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और 1,02,561 जख्मी हो चुके हैं। इजराइल की इस बर्बर कार्रवाई के गजा बाशिंदों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है और इंसानी हुकूक की खुले तौर पर धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों जी हां, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने इन तमाम खबरों के जरिए दुनिया के मौजूदा हालात को बेहतर तरीके से समझा होगा। पल पल न्यूज़ पर हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि उसके पीछे की हकीकत और गहराई भी बताएं। हमारी टीम आपके लिए दुनिया भर से ताज़ा और मुकम्मल खबरें लाने के लिए हर पल मुस्तैद रहती है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ मैं नदीम अकरम आपसे इजाज़त चाहता हूं। आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, हमें देखते रहें और ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहें। खुदा हाफिज।